सांस फूलना, खांसी, 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी अगर होती है आपको, नॉर्मल खांसी भी अगर 3 हफ्ते से, कोई भी नॉर्मल आदमी है, ही शुड बी एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर फाइबरस डाइट। उसमें भी आपको हर चीज़ का लाइफ स्टाइल वो हमारी है, कोई स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी फैक्टर है, कॉज नहीं है। किडनी को अफेक्ट करेगा। बिल्कुल फैट बंद करना है, बिल्कुल फैट डाइट बिल्कुल लेनी नहीं है। जो पेन किलर्स होते हैं, जिसे कॉमन लैंग्वेज पेन किलर्स कहते हैं, ये अगर किसी ने लॉन्ग टर्म में खा लिया ना, आधे ज़्यादा लोग यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ, किडनी अफेक्ट हो रही है। ये इसका देखा होगा, यहाँ पर गांठें बन जाती हैं, इधर गांठें बन जाती हैं, ब्रेस्ट कैंसर का बहुत बड़ा कॉज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है पॉडकास्ट विद आशीष। तो आज हमारे साथ मौजूद है ऐसी शख्सियत जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में और 8 साल से सेवा दे रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज असवाल जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। तो सर, कैसे हैं आप? लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि फिजिशियन का काम क्या होता है। जब भी कोई मेडिकल लाइन में कोई डॉक्टर वो करता है, ट्रेनिंग होती है, तो स्टार्टिंग में 5 ईयर्स के तो अराउंड हमें एमबीबीएस करना होता है। तो ये सभी लोग, एक कॉमन है कि जो भी एलोपैथिक जो डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर होंगे, वो उनको 5 साल का ये एमबीबीएस का कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद आपके जो ब्रांचेज है, जो उसके साथ जो स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, वो डिवाइड हो जाता है। या तो आदमी मेडिकल ब्रांच में जाएगा या सर्जिकल ब्रांच में। जैसे मेडिकल ब्रांच में हमारी, जैसे मैं एमडी मेडिसिन हूँ, इसे फिजिशियन भी बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज फिजिशियन भी बोलते हैं। और अगर मेडिकल टर्म में बोला जाए तो एमडी मेडिसिन और इंटरनल मेडिसिन, जिसे हिंदी में आंतरिक रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। जैसे और ब्रांचेज इसमें मेडिसिन की, जैसे ब्रांच है पीडिया ब्रांच होती है, और आपकी कुछ और ब्रांचेज हैं, जैसे न्यूरो हो गई, न्यूरो फिजिशियन हो गया, ये सब मेडिकल ब्रांच होती है। सर्जरी में जैसे जनरल सर्जन हो गया, ईएनटी सर्जन हो गया, आई सर्जन हो गया, आपका एनेस्थीसिया हो गया, ये सर्जिकल ब्रांचेज होती हैं। अच्छा। तो जो मेडिसिन फिजिशियन का मेनली जो काम होता है, ये होता है कि आपका जो आपकी इंटरनल जो सारे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल आपका जो इन्वायरमेंट है बॉडी का, उसको कैसे मेंटेन करना है और कैसे इसका होमोस्टेसिस मेंटेन करना है। बाकी जैसे कि हमें जो एक एमडी डॉक्टर होता है, मेडिसिन डॉक्टर होता है, वो स्पेशलाइज होता है। उसकी ऐसी ट्रेनिंग होती है कि बड़े सेंटरों में हम ट्रेनिंग करके आते हैं 3 साल स्पेशलाइजेशन की। तो हमारी ऐसी ट्रेनिंग होती है कि हम इमरजेंसी जो केसेस होते हैं, जैसे आपका स्ट्रोक हो गया, आपका हाइपो हो गया, एमआई हो गया, हार्ट अटैक जिसे कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, हार्ट अटैक हो गया, मिर्गी हो गई, दौरा आना जिसको दौरा आता है, कोई सांस फुला के आ गया, इसको जो, और कोई पॉइजनिंग केसेस हो गए, तो जो एक्यूट ट्रीटमेंट होता है, एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी, सबसे अच्छा डील एमडी मेडिसिन डॉक्टर करता है। अच्छा। साथ में हमें जो क्रोनिक डिजीजेज होती हैं, हाइपरटेंशन, थायराइड, आपकी डायबिटीज़, और ट्यूबरकुलोसिस हो गई, जैसे ये सारी जो डिजीज होती हैं, इसमें एक्सपर्ट होता है एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर। अच्छा। और साथ में हम जैसे बड़े सेंटरों में होते हैं, वहाँ पर हम आईसीयू मैनेजमेंट करते हैं। जैसे वेंटिलेटर होता है, उसको आई कैसे मैनेज करना है, वेंटिलेटर में डालना है, कैसे इसको आगे इसका फर्दर सारा ट्रीटमेंट एमडी मेडिसिन डॉक्टर आईसीयू का वो मैनेजमेंट करता है। अच्छा। और आपको डायलिसिस से पेशेंट होते हैं, जो कि हमारे जब हम वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर डायलिसिस पेशेंट भी हम देखते थे। तो एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर सारे पेशेंट्स को देखता है। बाकी अभी हमारे यहाँ जैसे सेटअप है हमारा, आप देख ही रहे होंगे, बन रहा है। तो हमारे अभी आईसीयू डायलिसिस यूनिट सब बन रही हैं, तो इसमें एक मेडिसिन डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। सर, आपके पास सबसे ज्यादा लोग किस बीमारी के मरीज आते हैं? देखिए, हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, तो हमारे यहाँ मैक्सिमम पेशेंट्स सांस के मरीज बहुत हैं हमारे पास। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ वो एक हमारे पहाड़ में क्या है, एक जो जनरेशन है 60 ऊपर वाले हैं, वो सब स्मोकर हैं, नाइन्टी हाँ, परसेंट हाँ, स्मोकर बिल्कुल। हैं। तो धीरे धीरे स्मोकिंग करके क्या होता है, उनके लंग्स डैमेज होने लग जाते हैं, सीओपीडी हो जाती है, फेफड़े फूल जाते हैं, उसके बाद वो सांस की दिक्कत होने लग जाती है। तो मेरे पास सीओपीडी के मरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो इसे कहते हैं अच्छा। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अस्थमा के पेशेंट बहुत हैं इसमें, मेरे पास बच्चे भी अस्थमा के पेशेंट बहुत हैं, हार्ट के पेशेंट हैं मेरे पास, किडनी के पेशेंट हैं मेरे पास। और हमारे यहाँ एक जो डिजीज़ है, वो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, साइकेट्रिक। अच्छा, साइकेट्रिक। अच्छा। साइकेट्रिक पेशेंट भी हमारा बहुत है। मेनली हमारे यहाँ जो देखे, इतने केस देखे हैं, तो हमारे यहाँ मेनली केसेस जो आ रहे हैं साइकेट्रिक के, एक होता है मेंटल वाले, जो मतलब आपके माइंड से कुछ कंसंट्रेशन या हाँ। उसमें कोई डिरेंज है, वो चीज़ नहीं है। एब्यूज वाले ज़्यादा हैं। अच्छा।
या तो कोई अल्कोहलिक है, इतना ज़्यादा अल्कोहल पी के उसका जो आपका इतना अब्यूज़ कर दिया कि उसके उसके पर्सनैलिटी चेंजेस आने लग गए हैं। हमारे अच्छा। पास हमारे यहाँ तो भांग वाले बहुत हैं, अफ़ीम वाले बहुत हैं। हम्म, मेरे पास बहुत पेशेंट भी एडमिट बहुत वायलेंट पेशेंट होते हैं, तो हम्म, इनको वार्ड में भी उनको बाँधना पड़ता है, नहीं तो ये तो मार देंगे, सिस्टम को भी मार देंगे। अच्छा। तो ऐसे पेशेंट भी हमारा बहुत हैं यहाँ पर। अच्छा। बाकी ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, टीबी। अच्छा, ठीक है। टीबी अराउंड मैंने जब से मैं आया था 2000 जनवरी में, हम्म, अराउंड 120 के आसपास जो पेशेंट है अंडर ट्रीटमेंट मेरे हैं अभी तक टीबी के। उसमें से आपके बनालपट्टी के, हम्म, लाखा मंडल, गढ़खाटल, नौगांव, हम्म, मोरी, रोल से दही, त्यूड़ी, अच्छा। अराउंड 120 मरीज के आसपास मैंने, क्योंकि टीबी नोटिफाइड डिजीज है। अगर आप किसी पेशेंट को टीबी, आपने सुना होगा टीबी का पेशेंट ट्रीटमेंट को पैसे मिलता है गवर्नमेंट से, हाँ। तो ये पेशेंट नोटिफाइबल होते हैं कि अगर आप किस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चलाया, किसने डायग्नोज किया है, इसका पूरी रिपोर्टिंग होती है। अच्छा। तो अब ऑनलाइन डाटा आप कभी पोर्टल में खोलोगे तो उसमें मेरा नाम दिख जाएगा कि पेशेंट के अंदर किसका ट्रीटमेंट कितने दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है। हम्म, बाकी यहाँ पर काफ़ी केसेज है, वैरायटी ऑफ केसेज हैं, हम्म, क्योंकि जब से ये थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है गुजरात का, तो यहाँ फुटफॉल बढ़ चुका है। हम्म, मेरे पास पर डे करीब 30 से 35 पेशेंट मेरे पास नौ ब्लॉक है। अच्छा। बाकी मैनेज करते हैं चीज़ें। सर, टीबी के क्या लक्षण है सर? जैसे आपने बताया कि बहुत सारे टीबी मरीज हैं। टीबी के देखो, हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, जो पेशेंट बुखार खांसी इसको नेगलेक्ट करते हैं काफ़ी हम्म, टाइम से। हम्म, अस्पताल में बहुत देर में आते हैं, उससे पहले बंगाली को दिखा के कुछ दिखा के आ जाते हैं, और हम्म, जब उनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाता है, सीवियर हो जाती है कंडीशन, हम्म, जब उनका सांस फूलने लग जाता है, छाती में पानी भर जाता है, तब जाके हमारे पास आते हैं। टीबी के मेन लक्षण होते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, काफ़ी टाइम से आदमी को वेट लॉस हो रहा है। हम्म, फीवर, वो भी इवनिंग राइज, हम्म, मतलब शाम के समय आपका टेम्परेचर बढ़ेगा फीवर का। अच्छा। हाथ बदन हाई ग्रेड फीवर आता है इसमें, बिल्कुल आदमी ऐसे ही बोलेगा कि मेरा बदन टूट रहा है, पसीना पसीना आ रहा है। हम्म, सांस फूलना, खांसी, 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी अगर होती है आपको, नॉर्मल खांसी अगर 3 हफ्ते से, कोई भी नॉर्मल आदमी है, ही शुड बी इन्वेस्टिगेट फॉर टीबी। तो मैं सबको बोलता हूँ, मैं तो ये भी बोलता हूँ, मैंने कहा टीबी में अमिताभ जी का एड भी आता है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, जांच कराएं। हाँ। तो हमारे यहाँ टीबी बहुत ज़्यादा है। जैसे सर थायराइड है और डायबिटीज, ये जो मरीज हैं, क्या ये सच में बड़ी बीमारी है? देखिए, डायबिटीज़ बहुत नेगलेक्टेड, हमारे यहाँ डिजीज बहुत नेगलेक्टेड है हमारे यहाँ, लोग सीरियसली नहीं लेते हैं डायबिटीज़ को। हम्म, एक इसका है, पर फिर धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। लोग सोचते हैं कि डायबिटीज़ है, शुगर हो गया है, तो मैं खान पान से ठीक कर लूँगा। खान पान से ठीक हो जाता है, मगर एक लिमिट तक। अगर आप प्री डायबिटिक हो, आपका एच बी एन सी 6.5 से नीचे है, अगर आपका एच बी एन सी 10 से ऊपर चला गया, आप बोलोगे मैं परहेज़ कर लूँगा, मैं दवाई नहीं खाऊँगा, मैं आयुर्वेदिक दवाई खा लूँगा। मेरे पास हम्म, ऐसे पेशेंट आए हैं जिनका एच बी एन सी 16 है, नॉर्मल रेंज होती है 5.5, अच्छा। एच बी एन सी 16 में लैंड अप करके डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जो उसका खराब चीज़ होती है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, कीटोन्स बनने लग जाते हैं शरीर में और अच्छा। यूरिन में आने लग जाते हैं। हाँ। उसके कारण हमारे ब्लड का पीएच बढ़ जाता है, एसिडोटिक इन्वायरमेंट हो जाता है। उसके कारण सांस फूलना, निमोनिया होना। मेरा बहुत पेशेंट एडमिट रहते हैं, अभी भी एक पेशेंट एडमिट है, डायबिटिक कीटोसिस मोरी अच्छा। का है, उसे पता ही नहीं था, उसे शुगर 600 है। अच्छा। कल आया मेरे पास, उसका जांच कराई, उसे क्रेटिनिन 6 है, क्रेटिनिन 6 है, इन्फेक्शन अलग हो रखा है, पीएलसी इतने ज़्यादा बढ़ गए कि वो उसकी अब बहुत स्थिति में खराब है। तो हमारे डायबिटीज़ को बहुत नेगलेक्ट किया है। डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो शरीर का एक कोई ऐसा पार्ट नहीं जिसको अफेक्ट नहीं करता है। डायबिटीज़ बीमारी ना और चीज़ों को आमंत्रित करती हाँ, है, हाँ, इनवाइट। इनवाइट करती है औरों को कि भाई आ जाओ। डायबिटीज़ रेटिनोपैथी, डायबिटीज़ अगर खराब हो गया, रेटिना, आपने ब्लाइंडनेस, ब्लाइंड। ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन का बहुत बड़ा कारण डायबिटीज़ है। अच्छा। ग्लूकोमा, आई का प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज़। न्यूरोपैथी, झंझनाहट होना, शरीर कमजोरी आना, आपकी नसें कमज़ोर हो गई। नेफ्रोपैथी, किडनी की जो बीमारियाँ होती हैं, किडनी डैमेज हो गई, लॉन्ग टर्म तक शुगर बढ़ा रहेगा तो अब किडनी डैमेज हो जाएगी। कार्डियोवैस्कुलर, जो स्ट्रोक पड़ता है जिनको, उनका एक कारण डायबिटीज़ भी होता है, अनकंट्रोल डायबिटीज़। आपका जो डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहेगा तो हमारे ब्लड में प्रोटीन सी, एस, एंटीथ्रोम्बिन, जो एंटीकोगुलेंट होते हैं, जो कि ब्लड की एंटीकोगुलेटिव बना के रखते हैं। शुगर ऐसा इन्वायरमेंट देता है कि कोगुलेटिव बढ़ जाती है, इसलिए स्ट्रोक होता है, एमआई होता है, कि बोलते हैं कि हाँ भाई ब्लॉक ब्लॉक हो गया। तो ये ऐसे मरीजों को ज़्यादा हाई रिस्क पेशेंट होता है ऐसे ही।
तो शुगर को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल डाइट प्लान होना चाहिए उसका। मैंने एक वीडियो भी डाली थी बीच में फेसबुक में, मैंने पूरा अच्छा। डाइट प्लान उसमें बता रखा है। हम्म, काफ़ी अच्छे इसमें व्यूज़ आए मेरे साथ, 12,000 से ऊपर के व्यूज़ हैं इसमें। हम्म, तो डायबिटीज़ को बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं करना है। और यंग पेशेंट तो बहुत ख़राब है, अच्छा। यंग पेशेंट बहुत ख़राब है। आपने कोई पेशेंट देखे होंगे जिनका घाव हील नहीं कर रहा है, हम्म, पैर में बना कुछ घाव बना, कहीं चोट लगी, वो हील नहीं कर रहा है। अच्छा। डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी, हील नहीं करेगा, और क्रोनिक अल्सर बन जाएगा, उसको अंगूठा काटना पड़ जाएगा। ऐसे मरीज भी हमारे पास हैं, एडमिट है। तो डायबिटीज़ को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये अवेयरनेस हमारे यहाँ भी थोड़ा कम है, मगर ये कि अभी लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। हम्म, बाकी थायराइड के लिए भी हमें जागरूक होना चाहिए। दो टाइप के थायराइड होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में आपके बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं कि जो बताते हैं कि नींद नहीं आना, झंझनाहट होना, बेचैनी होना, फ्लक्चुएशन मूड है, ये सब थायराइड के हैं। तो ये जरूरी है कंट्रोल करना, नहीं तो इसके आगे फ्यूचर कॉन्सेक्वेंस खराब है। अच्छा, जैसे डायबिटीज डायबिटीज होता क्यों है पहले? डायबिटीज़, देखो डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2, दो डायबिटीज़ दो होती है। टाइप, अच्छा। टाइप 1 है या टाइप 2 है। हाँ। टाइप 1 जेनेटिक, हाँ। मतलब ये है कि अगर आपको टाइप 1 मिलेगा तो टाइप 1 आपको ज़्यादातर 18 साल 20 साल ऐसे लोगों को मिलेगा। हम्म, आपको टाइप 1 ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई आपको 50 साल का आदमी टाइप 1 मिलेगा। अच्छा। टाइप 1 18 साल का 20 साल का, मेरे पास तो 5 साल का बच्चा है, टाइप 1 डायबिटीज मैंने डायग्नोस किया, उसका इंसुलिन चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट इंसुलिन है, उसको गोली ठीक है। हम्म, क्योंकि टाइप 1 किस कारण होता है, पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रहा है। अच्छा। पेनक्रियाज में एक सेल होता है बीटा सेल्स, बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, हम्म, वही ग्लूकोज को मसल में एब्जॉर्ब कराता है। हम्म, हमारे ब्लड में ग्लूकोज है, और एक है ग्लूट 4, जो ये आपका मसल है, ब्लड में इंसुलिन है, यहाँ पर ग्लूट 4 है। ग्लूकोज कैसे एब्जॉर्ब होगा, उससे कोई ट्रांसपोर्टर चाहिए मसल पहुंचने के लिए। अगर इंसुलिन नहीं मिला तो वो डिग्रेड होगा नहीं, हम्म, और ये मसल अपटेक नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ता रहेगा ना शरीर में, फिर वो अपने खराब करेगा ना, क्योंकि यूज तो हो नहीं रहा हो, फिर शरीर में घूमता रहेगा, हर जगह जहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट में दिक्कत करेगा, किडनी में जाएगा, किडनी में दिक्कत करेगा, लीवर करेगा, लीवर में दिक्कत करेगा, उसमें जाएगा, ब्रेन में जाएगा, वहाँ पर कोगुलोपैथी करेगा, हम्म, स्ट्रोक पड़ेगा। टाइप 2 डायबिटीज का कारण अलग है। टाइप 2 डायबिटीज का कारण ये है कि भाई आपका प्रॉपर आप मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे हो ग्लूकोज को, हम्म, मेटाबोलाइज ग्लूकोज को आप कर नहीं पा रहे हो। इंसुलिन बन रहा है, मगर इतना ज़्यादा नहीं बन पा रहा है कि इसको मेटाबोलाइज कर पाए। तो इसके कारण, इसलिए हम फर्स्ट फेज में इंसुलिन नहीं देते, कि इंसुलिन तो बना रहा है ना, शरीर तो बना रहा है इंसुलिन, इसलिए हम ऐसी चीज़ें देते हैं हम्म, जो इंसुलिन को अपटेक को बढ़ाए, इसको उसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करे, या उसको डिग्रेड करे, जो ग्लूकोज बन रहा है उसको वहीं पे तोड़ दे और मेटाबोलाइज करके बाहर निकाल दे। अच्छा। इसलिए टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बहुत लेट फेज में देते हैं। अगर मान लो आपका बीटा पेनक्रियाज बीटा सेल बिल्कुल कम, इतना डिग्रेड हो गया है कि अब वो इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा है, हम्म, तो हम इसको बाद में देते हैं इंसुलिन, जब बहुत ज़्यादा आपका बढ़ गया है एचबीएनसी। यही दोनों में यही फर्क है। जैसे आपने बताया कि टाइप 1 और टाइप 2, तो घर पे बैठ के मतलब बिना दवाई के डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में लैंड अप करते हो, हम्म, किस कैटेगरी में लैंड हो। अगर आप प्रॉपर डायग्नोस हो गए एज ए डायबिटिक, आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी विद लो डोज, अच्छा। पर कंट्रोल हो सकता है वो। मगर आप प्री डायबिटिक हो तो फुली आप डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर फाइबरस डाइट, उसमें भी आपको हर चीज़ का वो बनाना पड़ेगा डाइट का। हमारी डाइट में 20% कार्बोहाइड्रेट, 10% प्रोटीन, 10% फैट, और बाकी आपको फाइबरस, अच्छा। फाइबर फ्रूट्स, इसमें फाइबर्स में आपको फ्रूट्स नहीं और चीज़ें हो सकती हैं, हम्म, जैसे ज्वार का हो गया, पपाया हो गया, आपका संतरा हो गया, जो भी फाइबर्स है, फाइबर्स में सिर्फ फ्रूट्स नहीं आते, और चीज़ें भी आती हैं। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर आपकी स्लीप होनी चाहिए। आपको हफ्ते में आपको 150 मिनट कम से कम आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। अच्छा। ब्रिस्क वॉकिंग जैसे हमारे यहाँ करते हैं ना, कहाँ से घूमने चले गए, इसे वॉक नहीं कहते, ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क अच्छा। वॉकिंग अलग चीज़ होती है, साइकिलिंग हाँ। ब्रिस्क वॉकिंग में आती है, या तो आप जॉगिंग करके जाओ, हम्म, ये ब्रिस्क वॉकिंग में आती है। और आपकी प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, डाइट कंट्रोल होना चाहिए। बाकी स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसको चीज़ बढ़ाने में। तो आदमी अगर अपनी डेली एक्टिविटी अच्छी रखे, हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए, स्मोकिंग अल्कोहल अवॉइड करे, तो एक डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकता है। ऐसे पेशेंट हैं मेरे पास जिन्होंने अच्छा कंट्रोल किया है सिर्फ डाइट से, और बहुत लो डोज से चलाया था उनको मैंने, और अच्छा कंट्रोल है अभी। जैसे काफ़ी मरीज हैं डायबिटीज़ के जिनको मतलब मैंने देखा है
तो वो कहते हैं कि हफ्ते में 1 दिन चावल ले सकते हैं, क्या ये सही है? नहीं, मैं किसी को मना नहीं करता। अच्छा। डाइट, आदमी को हर सारी डाइट चाहिए। डायबिटिक पेशेंट ये नहीं कि चावल नहीं खाएगा। डाइट, वो दाल भी खाएगा, चावल भी खाएगा, सब्जी भी खाएगा। हम पहाड़ी लोग हैं, हाँ। हमारी डाइट ऐसी है। हमारी ये डाइट है कि भाई थोड़ा रायता भी चाहिए, थोड़ा सलाद भी चाहिए, थोड़ा दाल भी चाहिए, सब्जी भी खाएगा। हम्म, ये कहीं नहीं कहीं लिटरेचर में ये नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट चावल नहीं खाएगा। हर चीज़ का ग्लाइसीमिक इंडेक्स अलग होता है। हम्म, मतलब ग्लाइसीमिक इंडेक्स मतलब इसको खाने से मैं मेरा शुगर कितना रेस करेगा ब्लड में। हम्म, चावल का ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, ब्राउन राइस का कम होता है, जो हम्म, इधर होता है गुंजाड़गांव साइड उसका कम होता है। बट ग्लाइसीमिक इंडेक्स तो हर चीज़ का होता है ना। मतलब आप कुछ भी खाओ, दाल भी खाओ, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स में कम है। तो हर चीज़ इसके लिए डाइट के लिए हमने बनाया। हर चीज़ एक डाइट, जो डायबिटिक पेशेंट डाइट बनती है तो उसमें हमें 24 घंटे में हर चीज़ें बताना होता है कि भाई आप 24 घंटे में इतना ही वो खाओगे, चावल खाओगे। जैसे बोलते हैं कि 30 ग्राम चावल, 24 घंटे में 30 ग्राम चावल लेना है। तो इसका मतलब थोड़ी कि चावल ही नहीं खाना है। अच्छा। तो आदमी क्या खाएगा फिर? हाँ, मतलब चावल भी नहीं खाना है, दाल भी नहीं खानी, ये भी नहीं खाना है, हाँ, वो भी नहीं खाना है, आदमी भूखा थोड़ी रहेगा। हमारी तो डाइट ही वो है ना। या तो हम अमेरिकन हो ना, हाँ, कि हाँ, हमारी डाइट ही वो है फिर वैसी वाली कि हम ब्रेड भी खा लें, कुछ वो खा लें, सलाद खा लें, और वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा लें, चल हाँ, दिए। ऐसा होता नहीं है ना, हमारी तो बिल्कुल। अलग अलग डाइट है। हम्म, तो इस हिसाब से हम अपने डाइट को मैनेजमेंट करना चाहिए। डाइट का हम्म, बार बार खाना चाहिए, एकदम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मैं हर हम्म, बच्चे को बोलता हूँ, 4 रोटी भूखो, 2 रोटी खाओ। 4 रोटी खाओ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा, शूट कर जाएगा ऊपर। हम्म, 2 घंटे बाद दोबारा खा लो ना। ग्लूकोमीटर घर पे रखो, ग्लूकोमीटर चेक करते रहो। अपना खाया, 2 घंटे बाद दोबारा खा लिया। कभी लगता है कि कमजोरी आ रही है, चेक कर लो ग्लूकोमीटर, हाँ भाई ठीक है, खा लो उस हिसाब से। ऐसा नहीं है कहीं भी कि भाई हमें चावल नहीं खाना। मतलब खा सकते हैं, खा सकते लेकिन एक लिमिट में। हैं, एक लिमिट में। सर, ब्लड प्रेशर हाई और लो, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, इसकी गाइडलाइंस हैं। अच्छा। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोलॉजी ने गाइडलाइन बनाई है हाइपरटेंशन की, हम्म, जो कि पूरी वर्ल्ड इनको अडॉप्ट करता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी संस्था है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोलॉजी, उन्होंने गाइडलाइन दी है। वन, अगर किसी पेशेंट का बीपी 120/80 होता है, नॉर्मल, ये नॉर्मल है। हम्म, 120 सिस्टोलिक बीपी ऊपर आ होता है, डायस्टोलिक 80, या तो इतना या इससे नीचे, ये नॉर्मल है। अच्छा। फिर उन्होंने ग्रेड एलिवेटेड बोला है इसके बाद। एलिवेटेड, एलिवेटेड मतलब अभी हाइपरटेंशन हो गया है, मतलब आपको थोड़ी सी अभी आपको दवाई नहीं खानी है, आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। 120 से 129, अभी 80 से 89 कर दिया नीचे वाला। हम्म, इन्होंने कहा कि एलिवेट, तुम्हारा हाइपरटेंशन एलिवेट हो गया है, अब आपको डे टू डे लाइफ वो मॉडिफिकेशन करने हैं। उसके बाद आपको 130 से 139 स्टेज 1 कर दिया है। फिर 140 से 159 वो कर दिया आपका स्टेज 2। हम्म, उसके बाद उन्होंने कह दिया रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन, मतलब ये बहुत ज़्यादा है, अच्छा। 160 से ऊपर। हाँ, इसमें ट्रिपल ड्रग्स बोलते हैं कि ट्रिपल कॉम्बिनेशन देना चाहिए। उसके स्टेज 2 में 2 ड्रग से स्टार्ट करते हैं, स्टेज 1 में एक ड्रग से स्टार्ट करते हैं। अच्छा। तो आपने क्या लो बीपी के लिए बोला है? हाँ, लो बीपी तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि लो बीपी एक्चुअली कुछ होता नहीं है। अच्छा। कोई टर्मिनोलॉजी है ही नहीं लो बीपी। हाँ, हाँ, मेडिकल टर्मिनोलॉजी कुछ नहीं होती है कि अच्छा। लो बीपी। हमारे यहाँ तो 90 बीपी में लोग घूमते रहते हैं, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं होती उनको। हम्म, लो बीपी तब बोलते हैं अगर मान लो हम दोनों हाथों का बीपी लेते हैं, राइट हैंड का भी, लेफ्ट हैंड का, अगर उनका डिफरेंस 30 से ऊपर 30 से ऊपर होता है, इससे लो बीपी बोलते हैं। अच्छा। और लो बीपी अगर आप लेते हैं तो रफ आइडिया में तो 60 से नीचे सिस्टोलिक बीपी, इसे लो बीपी बोलते हैं। ऐसे लो अच्छा। बीपी की टर्मिनोलॉजी होती है। पल्स प्रेशर बोलते हैं, जिसमें अब डिफरेंस बताया ना, ये हम्म, पल्स प्रेशर है, इसको लो बीपी बोलते हैं। अच्छा, जैसे बीपी हाई, तो बीपी हाई क्यों होता है? स्ट्रेस की वजह से होता है या कोई और स्ट्रेस, फैक्टर है उसमें? देखो, दो टाइप का बीपी होता है, एक होता है प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी का कोई कॉज नहीं है, हम्म, उसका कॉज लिटरेचर में भी लिखा हो इडियोपैथी। इडियोपैथी मतलब हमें आज तक उसका कॉज नहीं मिला। बहुत लोग तो 20-20 साल के होते हैं, उनको बीपी हो जाता है, कोई कॉज मिलता थोड़ी नहीं। मेरे साथ एमबीबीएस में जब एमबीबीएस कर रहा था, मेरे साथ एक लड़का था, दो थे मेरे पास। वो बहुत एथलेटिक थे दोनों। अच्छा। वो बीपी गोली खाते थे, बोला था मैं 20 साल से बीपी गोली खाता हूँ। तो खुद ही मेरे साथ फिजिशियन है वो भी, दिल्ली में। हम्म, वो तब से खा रहा है 2020 से बीपी की गोली। तो वो इडियोपैथिक है। दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी बहुत सारे कॉज होते हैं हमारे। जैसे मान लो हमारा एरोटिक आर्टरी स्टेनोसिस हो गई, हमारा जो हार्ट से एक वेसल निकलती है एरोटा, उसका अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, ये भी एक कॉज है। हमारे जो किडनी होती है, किडनी में जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, उसका अगर स्टेनोसिस, स्टेनोसिस सिकुड़ जाए,
ये यंग में बहुत बड़ा कॉज है हाइपरटेंशन का। कोई भी यंग पेशेंट आता है हम ये रूल आउट कराते हैं कि भाई इसका बाइलेटरल आर्टरी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस तो नहीं हो गया है, अच्छा। इसके लिए सीटी होता है, सीटी एंजियोग्राम वो कराते हैं। और बाकी हमारे फैक्टर्स जो हमारी डे टू एक्टिविटी हो गई है, स्ट्रेस हो गया आपका, हमारा लाइफ स्टाइल वो हमारी है, कोई स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी फैक्टर हैं, कॉज नहीं है, अच्छा। एलिवेट करने का रिस्क फैक्टर है। ये नहीं बोल सकते कि दारू पीने से आपका हाइपरटेंशन हो जाएगा, हम्म, ये बढ़ाएंगे। अगर आप रिस्क फैक्टर में हो, हाँ, हाइपरटेंशन हार्ट अटैक सबको तो नहीं आता ना, हम्म, तो रिस्क फैक्टर पे होते हैं कि भाई कोई बंदा रोज दारू पी रहा है उसको कुछ नहीं हो रहा है, एक बंदा हाँ, कुछ नहीं करता उसको हाइपरटेंशन हो गया, स्ट्रोक हो गया, सुना होगा आपने, ये हाँ, तो कुछ नहीं खाता था, इस बेचारे को कैसे हो गया, इसको हार्ट अटैक कैसे हो गया, ये तो बेचारा सुपारी तक नहीं खाता और एक सुबह शाम पड़ा हुआ है उसको कुछ नहीं होता है। तो हमारी जो जेनेटिक मेकअप बना हुआ है ना, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी को हल्का सा पुश करके बीमारी हो जाती है, किसी को कुछ नहीं होता है। बाकी यही है प्राइमरी हाइपरटेंशन की मेजर कॉज यही है। अच्छा, बीपी हाई को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? बीपी हाई कंट्रोल करने के लिए देखो हम तो हमारे डे टू डे हमारे अपनी जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन वो तो करना ही चाहिए। हम्म, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, वॉकिंग हो गई, हमें प्रॉपर स्लीप 8 to 9 आवर स्लीप होनी चाहिए। हम्म, सबसे अच्छा है कि 8 या 9 घंटे आदमी अगर सो रहा है तो वो काफ़ी बीमारी से बच जाता है। आपकी वॉक होना चाहिए पर डे वॉक आपको होना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए। बाकी आपका अपना जो खान पान का वो ध्यान रखना चाहिए। बाकी हाइपरटेंशन के लिए आपको और अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। मेडिसिन नहीं लोगे तो हाइपरटेंशन बहुत खराब बीमारी है। किसी दिन आपको जो स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं ना, उसका एक कॉज ये भी है हाइपरटेंशन, अच्छा। अनएक्सप्लेन्ड है वो एलिवेशन ऑफ हाइपरटेंशन। क्योंकि किसी आर्टरी की एक लिमिट होगी ना, जैसे पाइप होता है पानी चलता है ना उसमें, अगर फोर्स ज़्यादा है फट जाता है ना पाइप, हाँ। नीचे फट जाते हैं, देखो हमें तो लीक हो रहा है। ऐसी हमारी सप्लाई यहाँ से हार्ट से ब्रेन के लिए जा रही है, हार्ट के लिए जा रही है, हार्ट की जो सप्लाई है हार्ट की वॉल को जाती है। अगर मान लो उसने एक प्रेशर बना रखा है कि भाई इतने प्रेशर में आर्टरी के प्रेशर तो हो कुछ, हम्म, अगर प्रेशर ज़्यादा बड़े फट जाएगी, इसलिए स्ट्रोक होता है कि भाई उसकी हाँ, दिमाग की नस फट गई, हाँ, इसलिए फटा। तो आपने कभी उसकी हिस्ट्री लोगे तभी आपने कभी देखा होगा कि स्ट्रोक का पेशेंट होता है तो बीपी 200 से ऊपर होता है। हम्म, कभी आपने देखा होगा हॉस्पिटल में आता है अरे बीपी से 200 से ऊपर है, हम्म। क्योंकि इतने ज़्यादा बढ़ गया कि फट गई नस। तो ये बहुत बड़ा कॉज है। बीपी हाई में सेंधा नमक लेना चाहिए। सीधा नमक लेने और नहीं लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। बीपी क्यों हो रहा है ना, हम सॉल्ट क्यों ले रहे हैं, सॉल्ट में क्या है, हम मतलब बीपी हमारा बढ़ क्यों रहा है। नहीं, काफी लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने नमक खाया और मेरा जो बीपी है वो हाई हाई हो गलत गया। बोल रहे हैं। देखो हमारा बीपी का कारण क्या है बढ़ने का, सोडियम। हाँ। सीधा नमक सोडियम नहीं होता, सोडियम होता है। हम्म, हमारा तो बीपी सोडियम से बढ़ रहा है ना, सीधा नमक से नहीं बढ़ रहा है। हम्म। नहीं, नहीं, मतलब सेंधा नमक लेना चाहिए ऐसा कह रहा तो हूँ मैं। सेंधा नमक सोडियम होता है, अगर अच्छा। सेंधा नमक सोडियम नहीं होता तो अलग बात है, सेंधा नमक सोडियम होता है। सोडियम हमारा हार्ट में जो कॉन्ट्रेक्टिव बढ़ाता है, सोडियम हमारे लिए बहुत जरूरी चीज़ है, हमारी लिमिट तक हम्म। लेस देन 2 ग्राम पर डे लेना है सोडियम। अच्छा, जैसे व्हाइट नमक है, आयोडीन नमक बोलते हैं जिसे, हाँ, उससे बढ़ता है क्या? बीपी हाँ, बीपी उससे बढ़ेगा थोड़ी ना, हाँ, मतलब आपको एक कारण है, अगर मान लो अगर बीपी बढ़ा रहता है तो आप जितना ज़्यादा सोडियम दोगे तो वह खराब करेगा ना सिस्टम। सोडियम जाएगा हार्ट में और कॉन्ट्रेक्टिव बढ़ाएगा, और क्योंकि सोडियम तो उसके लिए कॉन्ट्रेक्टिविटी हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन के लिए भी वो है ना, एक लिमिट तक जाएगा ना, मैं बोल रहा हूँ 2 ग्राम पर डे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लिटरेचर बोलता है। हम्म, जो हमारी हरिसन वो है बुक है मेडिकल की, वो बोलती है लेस देन 2 ग्राम। मैंने बनाई, अमेरिका ने बनाई है, ने भारत वालों ने बनाई है, रिसर्च अमेरिका वालों ने करी है। हम्म, अब तुम सेंधा नमक खाओगे, सेंधा नमक सोडियम नहीं होता क्या, सोडियम तो होता है ना, हम्म, तो सेंधा नमक कैसे कम हो जाएगा। हम्म। तो ये वो है, मैं तो इस बात को मानता नहीं, बोलो मेरे से बोलते हैं, अच्छा। मैंने कहा अगर आपके सेंधा नमक में सोडियम नहीं है तो हो सकता है, हम्म, मेरे को पता है सोडियम होता है, हम्म। पर ऑक्सीजन निकलता है ना, रॉन्ग सोडियम होता है। अच्छा, जैसे बीपी हाई है किसी को तो उसको क्या खाने में क्या क्या लेना चाहिए? सॉल्ट का बहुत ध्यान देना है, रेगुलर पानी पीना है, क्योंकि अगर पानी नहीं पियोगे तो फिर कितना लीटर पानी पीना चाहिए? 2 से 3 लीटर पानी पियो, क्योंकि हार्ट अगर पानी नहीं पियोगे तो ये अफेक्ट करेगा किडनी को अफेक्ट करेगा। बिल्कुल फैट बंद करना है, बिल्कुल फैट डाइट बिल्कुल लेनी नहीं है। बाकी आपको एक्सरसाइज तो आपको बता ही दिया, एक्सरसाइज का आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। हम्म, बाकी अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो, स्टेज 1 स्टेज 2, तो बिल्कुल दवाई लेनी है, अच्छा। बिल्कुल दवाई लेनी है। मेरा बहुत पेशेंट आते हैं 70 साल के कि दवाई खाएंगे और 5 दिन की परहेज कर लो बोला। मैंने कहा भाई 20 साल का आदमी खा रहा है, मैंने कहा किसी का रिस्क और बेनिफिट देखा जाता है ना, भाई किसी चीज़ से अगर रिस्क ज़्यादा है और रिस्क ज़्यादा और बेनिफिट कम है तो हम बेनिफिट को जाएंगे ना, रिस्क को कम करने के लिए। तो अगर आप कैटेगरी में आते हो तो बिल्कुल आंख बंद करके मेडिसिन लो,
और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। सर स्ट्रोक के लक्षण क्या हैं, शुरुआती लक्षण क्या हैं देखो स्ट्रोक जिनको लोग नजरअंदाज करते आ रहे हैं? स्ट्रोक में मेनली जो होता है कि अगर किसी का अचानक से स्ट्रोक है, एक्यूट इमरजेंसी, पेशेंट एकदम से लैंड अप करता है, आपने सुना होगा, तो ठीक था बिल्कुल, शाम को मिला हाँ और सुबह वो पैरालिसिस हो गया। हाँ। शुरुआती इसमें थोड़ा सा स्ट्रोक वैसा बीमारी है, कंफ्यूज करती है, पेशेंट को लगेगा कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, अच्छा। चक्कर आ रहे हैं, सर हल्का लग रहा है, लाइट हेडेडनेस बोलते हैं जिससे, उसे लगेगा कि हाँ यार कुछ नहीं है, गैस बन गई, यहाँ दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, वो भी गैस का इंजेक्शन लगाएगा, 2-3 दिन तक ऐसे चलेगा वो, तब तक वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। अच्छा। पैरालिसिस हो जाएगा। किसी भी शरीर शरीर का कोई भी भाग जिसमें कि अनएक्सप्लेन पैरालिसिस है, पावर कम हो गई है, तो सीवियर शुड बी रूल आउट। स्ट्रोक का दूसरा नाम सीवियर बोलते हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। हम्म, आपका आवाज़ जा सकती है, विजन लॉस हो सकता है, हम्म, एक साइड पूरा पैरालिसिस होता है, आपका एक हाथ भी पैरालिसिस हो सकता है, अच्छा। आपका एक पैर भी पैरालिसिस होता है। वो डिपेंड करता है आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट रुका हुआ है, ब्लॉक हुआ है। हाँ क्योंकि स्ट्रोक दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, स्ट्रोक दो टाइप के होते हैं, या तो हार्ट से हमारी एक आर्टरी ऊपर जाएगी सप्लाई करने ब्रेन को, या तो नस फटेगी, या तो ब्लॉक होगी। अच्छा। भाई ब्रेन की सप्लाई दो ही चीज से बंद हो सकती है ना, या तो ब्लॉक कर दो या तो फाड़ दो, सप्लाई बंद। तो जो हिमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं, फटने वाला हिमरेजिक, मतलब अंदर गया, फट गया और उसने पूरा अंदर ब्रेन में खून बह गया, प्रेशर मारेगा, प्रेशर मारेगा तो जितने सेंटर है, कंट्रोल सारा यहीं से ना, विजन यहाँ पर है, अच्छा। हम जो हमारे जो सेंटर है विजन का देखने का, हाँ वो यहाँ पर है। हाँ। अगर ये चला गया आपकी विजन लॉस, इधर का चला गया बोलना बंद, ये चला गया तो इधर का पैरालिसिस। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रेन की कौन सी आर्टरी ब्लॉक ब्लॉक हुई है, जिसे इस्कीमिक बोलते हैं, अच्छा। इस्कीमिक पार्ट, तो कौन सा फटी है, हिमरेजिक स्ट्रोक। तो उसी पर डिपेंड करता है, या तो एसी है, एंटी सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, तो डिपेंड करता है कौन सी है। जो ब्रेन हमारे माइंड ब्रेन का जो भी पार्ट सप्लाई बंद होगी, वो अपना काम करना बंद कर देगा, क्योंकि सप्लाई तो सारा यहाँ से है ना, हाँ। वो चीज़ पैरालिसिस हो जाती है इसकी। अच्छा। यही है इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, ज़्यादातर यही होता है। और अनएक्सप्लेन हाइपरटेंशन भी है इसका, जिन लोगों को बीपी बहुत टाइम पे बढ़ा रहता है, उनका बाद में ये होता है, क्या स्ट्रोक वो होता है। सही हो सकता है अगर किसी कोई पैरालाइज हो गया हो तो? हाँ सही हो सकता है। मैं तो अपने आसपास मतलब काफ़ी लोगों को देखा है, तो उनको काफ़ी समय हो गया लेकिन वो अभी तक सही नहीं हो पाए। प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है उसकी, प्रोग्नोसिस मतलब इस बीमारी की आगे फ्यूचर जो क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट है हम्म, इतना अच्छा नहीं होता है। इस्कीमिक का अच्छा होता है, इस्कीमिक स्ट्रोक जो होता है, इस्कीमिक स्ट्रोक मतलब होता है कि मुझे पता चलता है कि आपका सप्लाई खत्म हो गई, हाँ। ब्लॉक हो गया, फिर ऐसी दवाई दी जाती है जो ब्लॉक को अच्छा। खोले। जो हिमोरेजिक वाले वो थोड़ा सा सिक होते हैं, क्योंकि हम्म, उनको एक्यूट ट्रीटमेंट चाहिए होता है कि भाई एकदम से नस फट गई, फिर तो उसको या तो फिर उसको यहाँ से ड्रेन करके, यहाँ से स्कल को निकाल के वो ड्रेन करना पड़ता है। हम्म, पर उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है नहीं पेशेंट ना। स्टीमी की अच्छी है, हम्म, पर स्टीमी वाले पेशेंट क्या होता है ना, वो बहुत टाइम तक चलते रहते हैं, दवाई खा हम्म, रहे हैं, वो चलते रहते हैं बेचारे, कि हाँ भाई धीरे धीरे वो आती है रिकवरी, पर एज हाँ। एज पे डिपेंड करता है। ओल्ड एज में थोड़ा सा रिकवरी कम होती है, यंग एज में अच्छा। जल्दी रिकवरी जल्दी आ जाती है। कभी कभी देखा होगा गाँव में कि हाँ भाई वो दवाई खा रहा है, वो चल ही रहा थोड़ा 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 थोड़ा, पर यंग एज में अच्छी रिकवरी आती है इसमें। बहुत अच्छे पेशेंट है हमारे पास। वो पेशेंट है तो गुंजाड़गांव वाला, जो भर्ती किया था मैंने, उसकी अच्छी पैरालिसिस आई, वो भी चीनी का था, बढ़िया दवा, 5-6 दिन एडमिट रखा, हाथ में चलाने लग गया था 5-6 दिन बाद, उसके बाद अब चल रहा है आपको करके। अब रिकवरी से बता रखा है 1-1.5 साल लगेगा रिकवरी आने, जो रिकवरी आने हमें डे टू डे एक्टिविटी चलती रहती है, तो ठीक है। ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको देखते हुए तुरंत हॉस्पिटल आना चाहिए? स्ट्रोक के लिए स्ट्रोक के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए? देखो, ये तो डिपेंड करता है कौन सी बीमारी है। अच्छा। मान लो कोई नॉर्मल पेशेंट है, हम्म, भाई जनरल वीकनेस लग रहा है आदमी को, मेरे बहुत कमजोरी है, मुझे दिक्कत हो रही है, सांस फूलना, छाती में दर्द, ब्लरिंग ऑफ विजन, लग रहा है कि मुझे दो दिखाई दे रहे हैं, अच्छा। कान में दिक्कत, सर दर्द, ऐसा सर दर्द जो जीवन में कभी नहीं हुआ। अच्छा। मरीज ये बोल के आता है मेरे पास, बोलेगा मरीज, हाँ जो किताब में लिखा रहता है ना, वो उन्होंने ऐसे नहीं लिखा है, उन्होंने एक्सपीरियंस करके लिखा है। हाँ। सब एपनॉइड हिमरेज, अंदर के जो एस बोलते हैं उसको, हम्म, ब्रेन का जो अंदर का बीड़ का पार्ट होता है उसको सप्लाई करते हैं, यहाँ से एक पूरा बंच आता है ऊपर, एस सी एच सब वेसल्स होती हैं, वहाँ पर एक बंच बनता है। अच्छा। एक मरीज मेरे पास आया था 30 साल, यंग था ही, हाँ। डॉक्टर साहब मुझे ऐसा दर्द हो रहा है, जीवन में ऐसा दर्द कभी हुआ ही नहीं। अच्छा। और किताब में भी ये लिखा, लिटरेचर में ये लिखा हुआ, पेशेंट ये बोल के आएगा, वर्स्ट हेडेक इन लाइफ,
और वो दर्द की गोली से भी ठीक नहीं होगा। वो था वो एल्लू होमोला का। अच्छा। मैंने कहा भाई ऐसा है, ये तो ऐसे है। नीचे गया तुरंत, हम्म, सीटी कराया, और सीटी करा के वापस आ गया घर। हाँ, हल्के में लिया ना उसने, उधर ठीक हो गया होगा। हाँ, सीटी कराया, रिपोर्ट तो आई नहीं उसकी। रिपोर्ट कराया हुआ, सीटी आ गया, सीटी करा लेके ऊपर। अच्छा। अगले दिन फिर आ गया, ऐसी जगह सीटी स्कैन। मैंने कहा ऐसे ऐसे, मैंने मर जाएगा। मैंने कहा इसको वहीं ड्रेन करना पड़ेगा वापस, नहीं तो मर जाएगा। बहुत हेडेक हो लाइफ। अच्छा। तो उसको ड्रेन हो जाएगा, उसका फिर वो ड्रेन हुआ। हम्म, तो हेडेक जो कि कभी जीवन में ऐसा सर दर्द कभी हुआ ही नहीं। हम्म, एस एच, खांसी, बुखार, अनएक्सप्लेन बुखार। भाई बुखार आ ही रहा है, आ ही रहा है, कुछ कुछ चल रहा होगा ना शरीर में। नॉर्मल पैथोलॉजी से, अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी से अलग से कुछ हो रहा है, शरीर में कुछ चल रहा है। बुखार एक प्रतिक्रिया है शरीर की, हम्म, कि शरीर के अंदर कुछ चल रहा है, शरीर लड़ रहा है, इसलिए बुखार आ रहा है। ये प्रतिक्रिया है कि भाई मेरे को खांसी जुकाम हुआ, बुखार आया। हम्म, तो बुखार एक प्रतिक्रिया है हम्म, कि अंदर इन्फेक्शन चल रहा है और शरीर लड़ रहा है। बुखार इसलिए आता है कि दवाई मत खाओ ना, वो बुखार उसको मारेगा, वो मारने, अच्छा। इम्यून है, इम्यूनिटी है आदमी की। उसको बुखार नहीं आता ना, हाँ, वो खराब है। अच्छा। तो कि भाई मतलब मेरे को बुखार आना ही चाहिए। मेरे को खांसी हुआ, बीमारी चल रही है, बुखार नहीं आ रहा, मतलब शरीर की इम्यूनिटी खत्म हो गई, सेल्स नहीं है हम्म, लड़ने के लिए। ये प्रतिक्रिया है। फीवर इज ए रिस्पॉन्स टू एंटीजन फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा। सर, दर्द की दवा बार बार लेने से क्या नुकसान होता है? हमारे तो बहुत लोग खाते हैं दर्द की दवाई। एक तो हरे पत्ते वाली दवाई खाते हैं सब लोग। नुकसान क्या है उससे? दर्द की गोली को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एनसेड बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी डिजीज, जिसमें डाइक्लो भी आती है। ये हरे पत्ते वाली गोली डाइक्लोफेनाक आता है, इंडोमिथासिन, नेप्रोक्सन, सबसे ज़्यादा खाते हैं लोग डाइक्लोफेरा, निमोसलाइड। हम्म, जो पेन किलर्स होते हैं, जिसे कॉमन लैंग्वेज पेन किलर्स कहते हैं, हाँ, पेन। ये अगर किसी ने लॉन्ग टर्म में खा लिया ना, आधे ज़्यादा लोग यहाँ पर मैं बता रहा हूँ किडनी अफेक्ट हो रही है। नेफ्रोटॉक्सिक, आपकी किडनी खराब कर देगी। अच्छा। आपका जो एनसेड्स होते हैं, आपका जो हमारे एक शरीर में एक वो चलती है, साइकिल चलती है, हम्म, प्रोस्टाग्लैंडिन साइकिल। वो ऊपर क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को सप्रेस कर देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन सप्रेस करेगा तो आपको ब्लड की कोगुलेटिव बढ़ा देगा, हम्म, स्ट्रोक और जो एमआई है, हाइपरटेंशन है, इसका बहुत बड़ा कॉज है। एनसीएड्स तो ऐसी चीज़ है कि अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपका पूरा शरीर में, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, मुंह में अल्सर बनाएगा। अच्छा। अगर ये ज़्यादा खाएंगे तो इसोफेजाइटिस करेगा। मैं एंडोस्कोपी करता हूँ, एंडोस्कोपी करके आया हूँ। अच्छा, अभी आपको फोन कर रहा था ना, हम्म, एक पेशेंट का एंडोस्कोपी खा रहा था, वो भी क्रोनिक वो है, ड्रग है, वो है एनसीएड्स वाला। हम्म, उसके एंडोस्कोपी करके आ रहा हूँ मैं। अच्छा। इसोफेजाइटिस, हाँ, पेट में अल्सर बनेंगे। अच्छा। गैस्ट्राइटिस, एंटरल गैस्ट्राइटिस बहुत बड़ा कॉज है। हम्म, आपका जो नॉर्मल गट है, हमारे इंटेस्टीन में क्या होता है, कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं हम्म, जो कि खाने में डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे सैक्रोमाइसिस, लैक्टोबैसिलस। ये इनको मारते हैं एनसीड्स। तभी आदमी को उसके बाद खाना नहीं पच रहा प्रॉपर, आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा खाना, हम्म, गैस ज़्यादा बन रही है। हम्म, तो ये एनसीड्स का बहुत बहुत बड़ा रोल है, एनसीड्स का। आपका थ्रोम्बोसिस होता है, जो पैरों में आपके, जो बहुत लोगों को देखोगे आपने, बोलते हैं कि अरे मेरे पैर में चक्के पड़ रहे हैं। हम्म, कि भाई अगर वहाँ की सप्लाई खत्म हो जाएगी, आप तो एनसीड खा खा के सप्लाई खत्म कर दोगे, हम्म, तो छाले बनेंगे। ये चीज़ें हैं इसकी। बाकी अस्थमा वाले पेशेंट में भी है। अच्छा। अस्थमा के पेशेंट में एनएसएड्स कभी नहीं लेना चाहिए। अस्थमा पेशेंट होते हैं यहाँ बहुत पेशेंट है अस्थमा के। अच्छा। जो साइकिल बता रहा हूँ ना आपको, जो साइकिल चलती प्रोस्टाग्लैंडिन की, अगर हम्म, उसको अफेक्ट करती है तो अस्थमा और एग्रीवेट हो जाएगा। अच्छा। अस्थमा सीओपीडी के पेशेंट में नहीं लेना चाहिए। तो एनएसएड्स सबसे सेफ ड्रग है, एनएसएड्स में कहेंगे पेन किलर में, अच्छा। पीसीएम, हम्म, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इज आल्सो पेन किलर, जिसे अच्छा। एनएसएड्स बोलते हैं। और जो भी प्रेग्नेंट पेशेंट होती है ना, हम पीसीएम ही करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी में सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब तीसरे महीने के बाद, तो 3 महीने। हम प्रेगनेंसी को 3 फेज में बांटते हैं। हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, तीन हाँ, तीन छः, तीन, तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर। हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल पेन किलर अवॉइड है। अच्छा। तो कितने दर्द में भी आता है ना, हाँ, हाँ, मैं पीसीएम देता हूँ। तो अच्छा। ट्रीटमेंट ही नहीं है, दोगे प्लेसेंटा से क्रॉस करेगा बच्चे में, तो दिक्कत होगी, या तो उसका कंजेनिटल डेवलप हो जाएगी, या तो कुछ बनेगा नहीं शरीर का कुछ, या तो हार्ट में दिक्कत आ जाएगी। हम्म, ये चीज़ें होती हैं। एनएसएस बहुत खराब चीज़ है। पीसीएम सबसे सेफ ड्रग है, अच्छा, मतलब पैरासीटामोल लेना सेफ है। सबसे सेफ है, अच्छा। सबसे बिना सेफ है। डॉक्टर की सलाह के ले बिना सकते डॉक्टर सलाह के पीसीएम। हैं? अच्छा। मेरे पास भी पेशेंट आते हैं कि प्रेगनेंसी में कमर दर्द, जैसे किसी मान लो कमर दर्द रहता है ना, प्रेगनेंसी हम्म, एग्रेवेट हो जाता है, क्योंकि हम्म, भाई पीछे प्रेशर पड़ता है, ऊपर जाता है ना यहाँ से, बच्चा हम्म, जैसे डेवलप होता है, तो बच्चा जब डेवलप होता है तो आप जो बच्चादानी ऊपर जाती है, यूट्रस ऊपर हाँ, जाता है।
तो पीछे प्रेशर मारता है वो, कि दर्द हो रहा है, अच्छा। दर्द हो रहा है। हाँ। कहने का पीछे, मैं कहा रेस्ट करो, कि इन्वेस्टिगेट कराना है, एमआरआई कराना है, मैंने कहा क्यों कराना है, इलाज तो है ही नहीं, अभी इलाज तो करना ही नहीं है, अभी रेस्ट है। हम्म, मैंने कहा पीसीएम खाओ और सिकाई करो। अच्छा। तो पीसीएम सबसे सेफ ड्रग है, बच्चों में भी, प्रेगनेंसी में भी और आम आदमी में भी। तो कैंसर के क्या लक्षण है? तो कैंसर को डिपेंड करता है ना आपको, क्यों शरीर का कौन सा भाग का है, शरीर का कौन सा भाग का, ऑर्गन से ऑर्गन डिपेंड करता है। क्या आपको मान लो आपको भाई अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है, भाई आदमी को लग रहा है कि मेरा बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, स्वेटिंग आ रही है बहुत ज़्यादा, घबराहट, डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गन है। भाई अच्छा। अगर आपका इसोफेजियल कैंसर होगा, खाने नली का कैंसर होगा, खाना नहीं निकला जाएगा उससे। पेट का कैंसर होगा, उसका खाना आगे जाएगा नहीं, पेट पेट हमेशा भरा भरा रहेगा। आँख का कैंसर होगा तो उसको कभी लेटरिन में खून आएगा, कभी दस्त होते रहेंगे, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी मतलब ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउल हैबिट। अच्छा। फेफड़े का होगा, खांसी होगी, खून आया होगा, सांस फूलेगा, लगेगा चेस्ट में टाइटनेस लगेगी। इस पर डिपेंड करता है। पेनक्रियाज का होगा तो आपका आपको पेट में पानी बढ़ जाएगा, लीवर में पानी बढ़ जाएगा। लीवर कैंसर पेशेंट है, और लीवर कैंसर का है, कांसी का है, अच्छा। लीवर कैंसर है उसको, मतलब पेट में पानी बढ़ जाता है। हम्म, उनको बता दिया है, नीचे से सब दिखा के आ गया, उसने बता दिया कि अब ये कुछ नहीं होगा इसमें। तो मेरे पास आता रहता बीच बीच में, तो पेट में पानी भरा हो, लीवर कैंसर में पानी बढ़ जाता है, खाना पचेगा नहीं, बिलीरुबिन बढ़ जाएगा, पीलिया हो जाएगा। हम्म, ब्लैडर कैंसर है, ब्लैडर कैंसर में आपको यूरिन में ब्लड आएगा। ब्लड इनका गाँव का है, बिगराड़ी का। अच्छा। इसको मैं यहाँ 2 यूनिट ब्लड चढ़ाई थी। इसको अनएक्सप्लेन हिमेचूरिया था, आया था मेरे पास, पेशाब में खून चल रहा है। मैंने इसकी एक जाँच कराई पीएच से, बहुत बड़ा हुआ था। मैंने कहा आपको सीटी कराना पड़ेगा, देहरादून सिटी भेजा तो उन्होंने बोला कि तो कैंसर है। मैंने उसे यहीं बता दिया था कैंसर है, मगर उसने फिर वो नीचे को बोलते ही कि ऑपरेट करना है, मरीज का है, ये है वो है। वो वापस आ गया, तो मैं यहाँ पर आया, भर्ती करा तो 3 यूनिट ब्लड चढ़ाया था, उसको खून भी 4 ग्राम हो गया था। 3 ब्लड यहाँ चढ़ाया, तो चल रहा है, वो ट्रीटमेंट चल रहा है मुझसे। मरे क्या, कैंसर का पेशेंट ये है कि जब भाई इनऑपरेबल है, वह कुछ नहीं कर सकते, तो हम कम से कम उसकी जो लाइफ है जितनी जिए हो उसको परेशानी कम करना है। कैंसर पेशेंट इसे पैलिएटिव मेडिसिन केयर बोलते हैं, पैलिएटिव केयर बोलते हैं ऐसे मरीजों के लिए, कि भाई उसको दर्द ना हो। उसके लिए मॉर्फिन आता है, हमारे यहाँ मॉर्फिन मिलता है। वो जो अफीम का नहीं मिलता, अफीम अफीम आता है, ओपीएम, उसका वो आता है, ओपिएट्स बोलते हैं उसको, मॉर्फिन इंजेक्शन आता है। तो ऐसे मरीजों को देना होता है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी होती है कि भाई जब तक जिए, दर्द भी ना जिए। मोटिव ये रहता है कैंसर पेशेंट्स में हमारा ना। तो यही है, डिजीज़ के हिसाब से होता है। तो भाई कोई लंप है, आपको कोई गांठ बन रही है, अब वो ठीक नहीं हो रही है, अच्छा। अनएक्सप्लेन अचानक से गांठ बन गई, कि हाँ ये गांठ बनी अचानक से, कि दवाई खा रहे हैं ठीक नहीं हो रही, इसकी एफिनिसी होगी ना, फिर एक सुई की जांच होगी इसमें, क्या अच्छा। ठीक क्यों नहीं हो रही है। हाँ। इस कारण तो होगा, किसी की फीमेल्स का देखा होगा, यहाँ पर गांठें बन जाती हैं, इधर गांठें बन जाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर का बहुत बड़ा कॉज है, उसकी भी एफिनिसी होती है, मेमोग्राफी होती है, वे कैंसर तो नहीं है। या तो किसी के पेट, किसी का अचानक से कोई कलर चेंजेज आ गए शरीर में, अच्छा। कलर चेंजेज आ गए शरीर में अचानक से, अच्छा। उसका भी बाइप्सी होती है। तो डिपेंड करता है ऑर्गन टू ऑर्गन। कौन सी स्टेज तक कैंसर सही हो सकता है? देखो कैंसर में ये होता है कि हमें पहले ये देखना होता है कि ये बिल्कुल लोकलाइज्ड है कि नहीं है। अच्छा। मतलब अगर कैंसर आंत का है तो आंत के बाहर की बाइप्सी ली जाती है, जहाँ पर कैंसर है उसकी बाइप्सी ली जाती है, अच्छा। कि भाई अब हम इसमें भी 16 से 17 जगह से वो ली होती है बाइप्सी, छेड़ते नहीं है उससे पहले, अच्छा। पहले बाइप्सी लिए कंफर्म होता है कि भाई ये कितना आगे तक चला गया है। हाँ। अगर लगा कि भाई मेटास्टेसिस हो गया, तो फिर उसमें कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता है। इसके बीच में एक पेट सिटी होता है, मेटास्टेसिस के लिए होता है पेट सिटी, कि कहीं और तो नहीं भाग गया, बाहर निकल गया, तो उसमें इनऑपरेबल होते नहीं है। अगर शुरुआती स्टेज में पकड़ा गया कि अगर मान लो भाई छोटा सा गांठ है, एफनेसी करी कि हाँ भाई ठीक है, इससे आगे नहीं है, इतना ही मतलब कटवा वो निकाल देते हैं उसको, जितना जितना खराब है उतना तो निकाल देते हैं, तो हील कर जाते हैं। अगर फैल जाता है तो कंडीशन बहुत खराब ही होती है कैंसर पेशेंट की। सर ऐसी कौन सी 5 दवाएं हैं जो हर घर में होनी चाहिए? एक तो पैरासीटामोल होनी चाहिए। बाकी अगर जैसे हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके लिए इकोस्प्रिन 300 mg, क्लोपिडोग्रेल 300 mg, सॉर्बिट्रेट 3 mg, 5 mg में आती है, और एक ट्रेमाडोल अल्ट्राशेक नाम से आता है ये, और एक एटोरोस्टेटिन 80 mg। अच्छा। ये घर में होनी चाहिए। कभी भी लगे कि भाई सांस फूल रहा है, छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और सांस फूलना, पसीना आना, और आपको थोड़ा सा भी लगे तो गोलियां खा लो आँख बंद करके, तो वो नुकसान ही करेगी, फ़ायदा ही करेगी। फिल इन पॉकेट,
एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं किल इन पॉकेट, कि इसको हमेशा घर पे रखो। तो हर आदमी को अपने घर पे रखनी चाहिए दवाइयाँ। कभी भी ऐसा लगे कि भाई मुझे सिम्टम आ रहे हैं इस टाइप के, तो ये 4 गोलियाँ खा लो, आधा पेशेंट इससे बचता है। क्योंकि सॉर्बिट्रेट क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन को रिलीव करता है। हार्ट अटैक क्यों पड़ता है? भाई हमारा दिल धड़क रहा है, जो दिल को सप्लाई करने वाली दीवारें हैं, आर्टरीज हैं, अगर वो ब्लॉक हो गए तो हार्ट ने बंद करना, ये तो हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक अलग चीज़ थोड़ी ना है। हार्ट सप्लाई कर रहा है पूरे शरीर को ब्लड, और हार्ट की दीवारों को, हार्ट की जो वॉल्स है उनको तो कोई ब्लड सप्लाई दे रहा होगा। इन्हीं की अगर सप्लाई अगर खत्म हो जाए तो ये वही हार्ट अटैक है। वही हार्ट अटैक, इसलिए आदमी एकदम मर जाता है कि मुझे हार्ट नहीं फेल हो गया और ये कहाँ जाएगा ब्लड। तो जो सॉर्बिट्रेट होता है वो रिलैक्स करता है मसल्स को। भाई वहाँ के छोटा मोटा थका है तो भाई आदमी को स्प्रिंग क्लोपिडोग्रेल दिया, तुरंत दिया, भूल जाएगा। अच्छा, तो ये दवाएं घर में होनी चाहिए। बाकी एक आप ये गैस की गोली रखनी चाहिए, ओमेप्राजोल, रेविप्राजोल। अच्छा, बाकी आपकी जैसे सुपरामाइसिन आती है, कहीं कटन बीटाडीन हो गया, और एक इमरजेंसी किट बनानी चाहिए आदमी को। जैसे कभी चोट वोट हो गई तो आपको एक बीटाडीन हो गया, गॉस पीस हो गया, ये चीज़ें कॉमन है, रखनी चाहिए घर में। और छोटे बच्चों में तो मैं कई बार बोलता हूँ, यहाँ पे लोग गाँव से आते हैं, बुखार आ रहा है, कब से बुखार आ रहा है कि कल रात से आ रहा है, मैं पैरासीटामोल नहीं था घर में, ये नहीं। मैंने कहा तुम गाँव में रहते हो, 2 बजे रात को तो बुखार आ जाएगा। बिल्कुल भाई हमारे यहाँ अगर उधर पॉन्टी में रात को किसी को बुखार आ जाएगा, वहाँ आएगा भाई, बुखार आ रहा है बच्चे को, पैरासीटामोल दे सकते हो ना। बिल्कुल, तो पैरासीटामोल के फिर रात को हॉस्पिटल तो नहीं आओगे, फिर 108 वाले को डिस्टर्ब करोगे, जो ड्यूटी डॉक्टर है उसको डिस्टर्ब, पीसीएम खिला दो, पर बुखार उतर जाएगा, सुबह दिखा देना। तो पैरासीटामोल एक खांसी की दवाई हो गई बच्चों में। बच्चे वो होते हैं कि नाक बंद होना, नेजल सलाइन ड्रॉप्स आती हैं, रख लो घर में, क्या है, नाक बंद डाल दो। खांसी की दवाई आती है एस्कोरिल, क्लोरफेनिरामिड वाली ड्रग आती है, दवाई आती है, घर पे रख लो। और कुछ नहीं रख, पीसीएम तो रख ही सकते हो भाई, खांसी तो कल तो झेल लेगा ना, बुखार तो झेल पाएगा बच्चा, ऐसे बड़े भी हैं। पीसीएम रख लो, फिर रात को बुखार आया तो हॉस्पिटल रुक जाओगे, पैरासीटामोल खा लो, फिर सुबह चले जाना डॉक्टर को दिखाने के लिए। ये हेल्थी रहने के लिए 3 आदतें कौन-कौन सी होनी चाहिए? देखो, हेल्दी रहने के लिए आपका सबसे फिजिकल, डब्ल्यूएचओ ने डेफिनेशन दी है हेल्थ की। हेल्थ इज नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, पेशेंट शुड बी वेल बीइंग ऑफ, पेशेंट शुड बी वेल बीइंग ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल। फिजिकल भी ठीक होना चाहिए, मेंटल भी ठीक होना चाहिए, सोशल भी ठीक होना चाहिए। अब तो इकोनॉमिकल भी डाल दिया अभी लेटेस्ट डब्ल्यूएचओ ने, इकोनॉमिकल भी ठीक होना चाहिए, क्योंकि आदमी इकोनॉमी ठीक नहीं होगा ना वो परेशान होगा। अच्छा, भाई मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मैं जगह जगह जा रहा हूँ, दिक्कत हो रही है, और आदमी क्या होगा, परेशान होगा, माइंड डाइवर्ट होगा, कंसंट्रेशन खराब होगा, जरा जरा ख्याल आएंगे दिमाग में, फिर वो भी एक बीमारी है, वो तो साइकेट्रिक बीमारी है, वो भी एक साइकोसिस में जाएगा, सोचेगा यार ये तो कमा रहा है, मैं तो कमा ही नहीं पा रहा हूँ। फिजिकल मैंने आपको बताई दिया कि भाई आपकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए, भाई आपका सब कुछ शरीर ठीक होना चाहिए, मेंटल भी ठीक होना चाहिए, सोशल भी ठीक होना चाहिए। भाई मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे पड़ोस में रहते हो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो हेल्थ, ये भी दिक्कत है ना कुछ, भाई ये भी दिक्कत है। मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ, गाँव सोचते हैं अरे इसने मेरे लिए कर दिया, इसने तो मेरे पे, मैं बीमार हूँ, मैं इसकी वजह से बीमार हूँ, इसने मेरे देवता लगा दिया, ये तो बोलते हैं हमारे यहाँ कि मैं इसलिए बीमार हूँ, मेरे देवता लगा रखा है। डॉक्टर पास नहीं जाएंगे, पहले वहाँ जाएंगे पंडित जी के पास, चावल मारेगा थोड़ा तो वो तब क्या थोड़ा बहुत ठीक हो तब आएंगे अस्पताल। तो ये भी है, ये भी एक बीमारी है, डिलूजन। साइकिल में बहुत बीमारियां हैं, डिलूजन, सोचना कि ये मुझे मार सकता है, सोचते हैं गाँव में, डिलूजन, इल्यूजन, ये रस्सी पड़ी है कि भाई ये सांप तो नहीं है, मुझे काट सकता है, मुझे नींद नहीं आ रही है, सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, मैं इससे बात नहीं करूंगा, इतनी मेरे खराब है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, ये बीमारियां हैं। इसलिए डब्ल्यूएचओ ने सोच के डेफिनेशन दी है, सोशल वैल्यू भी ठीक होनी चाहिए, आसपास इंटरप्लेशन रिलेशनशिप, जो नॉर्मल इंसानों सबसे बात करेगा ना, तो ये चीज़ें भी हेल्थ में ये भी हेल्थ का ही पार्ट है। अच्छा, देर रात तक जो लोग मोबाइल चलाते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे बड़ा जो कॉज है ना इरिटेशन का, बहुत लोग मुझे होगा इरिटेट रहते हैं दिन भर, मूड डाइवर्ट रहता है, कंसंट्रेशन ठीक नहीं रहता है, ऑफिस में आएंगे किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से देखो आपने मिल जाते हैं ऑफिस में, अरे यार वो बिल्कुल परेशान है, कोई बात करेगा अरे यार ये है वो है, ये भी बहुत बड़ा कॉज है आपका, डिसोरिएंटेशन, मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स, कंसंट्रेशन नहीं बना, कोई काम दिया तो उसे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं ऑफिस में, तो लेट नाइट का बहुत बड़ा इफेक्ट है। पुअर स्लीप, हमारे हमारा जो स्लीप है ना, हम रात को ही सोते हैं, दिन में जगते हैं, तो एक रिदम है हमारी, साइकिल है हमारी, एक हमारे शरीर में एक मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट कर रहा है जो स्लीप के लिए
रिस्पॉन्सिबल होता है। और नाइट 5 बजे के बाद थोड़ा सा एलिवेट होने लग जाता है। अगर ज़्यादा देखोगे तो उसमें एक ब्लू लाइट आती है, एक जो लाइट होती है ना मोबाइल की, स्टडीज में कहा गया है कि जो लाइट है मोबाइल की, मेलेटोनिन हार्मोन को ना सीक्रेट होने से हिंटर करता है। अच्छा। तो इसके कारण क्या होता है, पुअर स्लीप, तो आदमी नींद नहीं आ रही। अब आदमी सोचता है कि यार मैं मोबाइल देख लेता हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, और उसे पता नहीं कि ये इसको और बढ़ाएगा। अच्छा। वो तो बोलते हैं ना, अरे यार क्या करूँ, नींद नहीं आ रही, मोबाइल देख लेता हूँ, हम्म। मगर उसको और चीज़ बढ़ा, ये नहीं जान रहा कि इससे ये जो हुआ है कॉज ही यही है, तुम कॉज को ही बढ़ा रहे हो। और आइज में आपको पता ही है भाई, आप बर्निंग होगी, इरिटेशन होगा, रेड आइज होंगी, सर भारी रहेगा, लाइट हेडेडनेस रहेगी, लेट होगा तो फिर तकिया लेट हो तो दर्द भी होगा, है, चक्कर भी आएंगे। अगर किसी बात नहीं करोगे, बोलेगा यार यार इरिटेट हो गया, तो साला रात में मोबाइल सोया नहीं, रात सोया नहीं, और फिर अगले दिन किसी बात नहीं कर रहा, क्यों तो बात भी करेगा, अरे यार चुप यार। तो ये चीज़ें हैं मोबाइल के, आपका इंटरपर्सनल पर्सनल रिलेशनशिप भी कम होती है। आप सब घर में मोबाइल देख रहे हैं, पहले कहाँ कौन देखते थे मोबाइल घर में, सब खाने बैठते थे, अपना बात करते थे, अब कौन देख, सब लगे पड़े हैं अपना अपना। बिल्कुल। भाई पहले क्या होता था कि आदमी ऑफिस से आ रहा है, मोबाइल से होता नहीं था, खाने बैठते थे, भाई हम माँ बाप को बता रहे हैं कि आज यार ये हुआ, आज मेरे से ये बात हुई, आज उससे वो बात हुई, इंसिडेंट बताता, तो कोई बताता नहीं है, आए अपने में लग गए मोबाइल पे, खाना खाया, खाने में मोबाइल लगे हैं, कहाँ से बात होगी। तो इससे भी हमारा वो कम हो रहा है, हमारा जो बॉन्डिंग है कम हो रही है, बॉन्डिंग कम हो रही है। माँ बाप से हम पहले बात करते थे, अब कहाँ बात करते हैं, अपना आ गए, खाना खाया, सो गए, मोबाइल लग गया, मोबाइल पे लगा। पहले तो होती थी ना, इससे हमारा क्या हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, हमारा हाँ बिल्कुल। बॉन्डिंग कम हो रही है, इंटरपर्सनल बिहेवियर कम हो रहा है। ये चीज़ें मोबाइल की तो बहुत सारी। सर एक रैपिड फायर राउंड है, एक नहीं दो है, इसमें से आपको क्या करना है, मैं कुछ फेस वॉश कंपनी के नाम लूंगा, अच्छा अच्छा। तो आपको 10 में से नंबर देने हैं। तो सबसे पहले है सर गार्नियर, 10 में से 2, हिमालय, हिमालय 3, सिटाफिल, 10 आउट ऑफ 10, कैरावे, 9, पॉन्ड्स, पॉन्ड 4, क्लीन एंड क्लियर, 10 के 7, मामा अर्थ। मामा अर्थ 8, अब दूसरा रैपिड फायर राउंड है, टूथपेस्ट कंपनी। सबसे पहले है कॉलगेट, कॉलगेट 9, पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट 8, क्लोजअप, क्लोजअप 7, सेंसोडाइन, सेंसोडाइन 10, डाबर रेड, डाबर 2, पतंजलि दांत कांति, 3, ओरल बी, ओरल बी 5, विको वज्रदंती, 1, बबूल, बबूल 6, एक्वाफ्रेश। एक्वाफ्रेश 10 आउट ऑफ 10 देगा। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आपने कहा सेटाफिल, आपको आपने 10 में से 10 दिया, क्यों लगाना चाहिए सेटाफिल? सीटाफिल देखो, बेसिकली जो आपने जैसे प्रोडक्ट नाम दिया ना, ये ज़्यादातर कॉस्मेटिक है, अच्छा। इसमें जो इंग्रेडिएंट है कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट ज़्यादा है। सीटाफिल एक मेडिकेटेड है, अच्छा। जिसमें जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं ना, वो बहुत सोच समझ के डाले गए हैं। इसमें एसपीएफ होता है 50% का, 50 के आसपास इसमें एसपीएफ है। एसपीएफ होता है सन प्रोटेक्शन के लिए, अच्छा। हाँ। जो यूवी रेज आती है, हाँ। यूवी रेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर यूवी रेज डायरेक्ट आएंगे तो हमारे जो मेलेनिन है ना स्किन का, वो अच्छा। लॉस हो जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा कलर जो बना हुआ है, उससे मेलेनिन की वजह से बना हुआ है। भाई जो गोरे लोग होते हैं ना बाहर के, उनका उनमें मेलेनिन कम होता है, अच्छा। इसलिए गोरे होते हैं। हाँ। हम क्या, अगर बाहर चले जाएंगे ना, हम वहाँ धूप धूप कम पड़ती है, रसिया रूसिया में वहाँ धूप कम आती है, वो अंदर ज़्यादा रहते हैं, ठंडा ज़्यादा अंदर रहता है। तो मेलेनिन जब धूप ही नहीं पड़ेगी, मेलेनिन सीक्रेट नहीं होगा, तो फिर वो गोरे रहते हैं। हम भी जब वहाँ 5 5 साल रहे थे, हम भी गोरे हो जाएंगे। अच्छा। इंडियन इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारी सन से एक्सपोजर है, तो हमारे मेलेनिन सीक्रेट होता है। अब अफ्रीका में जाओ, वहाँ बहुत ज़्यादा धूप है, क्योंकि वो उसके पास है, इक्वेटर के पास है, अच्छा। इक्वेटर लाइन के पास है ना वो, उनको बहुत लाइट सन पड़ती है, वो भी काले हैं, वहाँ मेलेनिन ज़्यादा सीक्रेट होता है, बिल्कुल काले हैं। अच्छा। तो ये बहुत इससे बना है, इसमें इसमें सैलिसिक एसिड होता है, जो टैनिंग के लिए होता है, जो हमारे टैन होता है ना धूप से, सैलिसिक एसिड है, ग्लिसरीन है, बाकी आपका पामोलिक एसिड है, ये सब हमारे इसके लिए बनाए गए उन्होंने, बिल्कुल इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए हैं ना, बिल्कुल सोच समझ के डाले, जैसे हर चीज़ का यूज़ है। अब जैसे इनमें डाला कुछ है थोड़ी ना, इनमें जैसे डाल रखा है इन्होंने, पॉन्ड्स है, गार्नियर है, इसमें अनवांटेड केमिकल्स और वाइटनिंग करने के लिए फालतू से प्रोडक्ट डाले गए हैं, क्योंकि हमारे क्या पोर्स को ब्लॉक भी करते हैं, जो हमारे स्वेट पोर्स होते हैं अच्छा। इनको अच्छा। ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो अनवांटेड चीज़ें इसमें डाल रखी है, वो मेडिकेटेड है, बस और कुछ नहीं है। एक कॉस्मेटिक टाइप बना गया कि हाँ कोई लगा लो तो थोड़ा वाइटनेस आ जाएगी, बाकी इससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है उसका। एंड में आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहोगे? तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई देखिए, सब अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, अल्कोहल स्मोकिंग
उनको अवॉइड करें और अपना एक रूटीन बनाएं। अर्ली मॉर्निंग उठें, जल्दी सोएं और अपना रोज़ वॉक करें। जो आदमी वॉक नहीं करता वो देखो, हमारे पहले ये था कि लोग काम करते थे। अब हमारी एक्टिव ऐसे हो गई लाइफ स्टाइल कि भाई आदमी सुबह से बैठा हुआ कुर्सी पे, तो आदमी को दिन 24 घंटे में अपने लिए समय देना चाहिए। कम से कम 1.5 घंटे वॉक तो होनी चाहिए, वो भी ब्रिस्क वॉकिंग। और अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल जियो, अपना रेगुलर चेकअप कराओ। 6 महीने में आपको अपना चेकअप कराना चाहिए। चाहे आपको कोई बीमारी नहीं है, आप हेल्थ चेकअप कराओ, अपना इन्वेस्टिगेट कराओ, अपना ब्लड सैंपल दो, अपना बीपी चेक कराओ, अपना एक्सरे कराओ, जो सारी रूटीन जाँचें होती वो कराओ। और कुछ भी होता है तो आप मेडिकेशन लो। ये नहीं कि मैं ये खा लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये आपकी बीमारी बढ़ाएगी और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना समय दिया। थैंक और अगर ये वीडियो आपको आपको कुछ जानकारी देती है और आपको मोटिवेट करती है, तो और ये कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।